साइमन गो बैक, ये नारा भारत की गलियों में गूंज रहा था। हवा में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक खुली चुनौती थी। हर तरफ काले झंडे लहरा रहे थे। ये सिर्फ कुछ लोगों का विरोध नहीं था, ये एक पूरे राष्ट्र की आवाज थी जो कह रही थी, हमारा भविष्य, हमारा फैसला। तो सवाल ये उठता है कि एक कमीशन जिसे बनाया तो भारत के स्वशासन का रास्ता तैयार करने के लिए गया था, उसे इतने जबरदस्त और गुस्से भरे विरोध का सामना आखिर करना क्यों पड़ा। चलिए समझते हैं कि कैसे सुधार के लिए उठाया गया एक कदम पूरे देश में विद्रोह की वजह बन गया। तो आज हम सिर्फ एक कमीशन के बॉयकॉट की कहानी नहीं जानेंगे, नहीं, हम उस लंबे संघर्ष, उन वार्ताओं और उस जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी में उतरेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद रखी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद की, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ सुधार लाने की एक और कोशिश की। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू टेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। कहने को तो इसका मकसद था कि भारतीयों को सरकार चलाने में थोड़ी और हिस्सेदारी दी जाए, पर इसी कानून में एक वादा भी था, एक ऐसा वादा जो आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाला था। वादा ये था कि 10 साल बाद इन सुधारों का जायजा लिया जाएगा। अब इन सुधारों के दिल में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिस्टम था, जिसे कहते थे डायरकी या द्वैव शासन। सुनने में तो लगा कि ये कोई बड़ा कदम है, पर असलियत में ये ताकत का एक बड़ा ही अजीब सा बंटवारा था। यहां देखिए, एक तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, यानी फिनांस, कानून व्यवस्था, न्याय, मतलब सारे जरूरी और ताकतवर विभाग। और ये सब किसके पास थे? ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में। दूसरी तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती। ये दिए गए भारतीय मंत्रियों को। अब खुद सोचिए, ये तो वैसा ही हुआ कि किसी को गाड़ी चलाने को तो दे दी, पर पेट्रोल का कंट्रोल अपने पास रख लिया। जिम्मेदारी पूरी, लेकिन उसे निभाने के लिए न पैसा न ताकत। तो वादा था 10 साल का, रिव्यू 10 साल बाद होना था, लेकिन ब्रिटेन में ही कुछ सियासी उठापटक चल रही थी, और इसी वजह से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। देखिए, हुआ ये कि ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव सरकार थी, उसे डर लग रहा था कि वो अगला चुनाव हार जाएगी, और अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो वो भारत के लिए शायद कोई ज्यादा हमदर्दी कमीशन बना दे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल्दी जल्दी में तय समय से 2 साल पहले ही एक कमीशन बना दिया और उसे भारत भेज दिया। और इस कमीशन के मुखिया थे सर जॉन साइमन। तो ये कमीशन बना भारत का भविष्य तय करने के लिए, और इसमें मेंबर थे कुल 7। ये रहे वो 7 नाम, सारे के सारे ब्रिटिश सांसद। इनमें क्लाइमेट एटली भी थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज गायब थी। एक ऐसी बात जो सिर्फ एक भूल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अपमान थी, और इसी अपमान ने पूरे देश को आग बबूला कर दिया। एक भी भारतीय नहीं। सोचिए जरा, एक कमीशन जो भारत के भविष्य पर फैसला करने आया है, और उसमें एक भी भारतीय को शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया। ये तो वही बात हुई कि आपके घर का नक्शा बनाया जा रहा है और आपसे ही नहीं पूछा जा रहा। बस इसी बात ने पूरे देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई और गुस्से की लहर दौड़ा दी। और इसका जो जवाब आया, वो फौरन आया। पूरा देश एकजुट हो गया। ये भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। 3 फरवरी 1928 कमीशन बॉम्बे पहुंचा। और स्वागत कैसे हुआ? साइमन गो बैक के नारों और काले झंडों से। पूरे देश में हड़तालें हो गईं। ये कमीशन जहां जहां गया, उसे जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। लेकिन लाहौर में जो हुआ, वो सिर्फ विरोध नहीं था, वो एक त्रासदी बन गया। इस मुद्दे की खास बात यह थी कि इसने सबको एक कर दिया। जो राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे के खिलाफ होते थे, वो भी साथ आ गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग का जिन्नावाला गुट, सबने मिलकर इस कमीशन का बहिष्कार किया। और ये गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। नहीं, पहले से ही एक नाराजगी थी। जैसा कि एनी बेसेंट ने 1919 के सुधारों के बारे में कहा था कि ये न इंग्लैंड के देने लायक हैं, न भारत के लेने लायक। तो लोगों को लग रहा था कि ये साइमन कमीशन भी बस उसी कहानी को आगे बढ़ाने आया है। लाहौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बहुत बेरहमी से लाठियां बरसाईं। लाला लाजपत राय के सिर पर गंभीर चोटें आईं और सिर्फ 18 दिन बाद उनका निधन हो गया। उनकी इस शहादत ने आज़ादी की लड़ाई की आग में घी का काम किया। तो इतना विरोध हुआ, इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई। अब सवाल यह है कि इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट का आखिर हुआ क्या, और कैसे इसने भारत के भविष्य पर अपना असर डाला।
1930 में रिपोर्ट आई। इसमें कुछ अच्छी बातें थीं, जैसे प्रांतों में डायर की खत्म करने की सिफारिश की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी डोमिनियन स्टेटस की, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही सही पर अपना राज चलाने का हक, उस पर रिपोर्ट में एक शब्द भी नहीं था। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। तो साइमन रिपोर्ट और उसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उन सब का नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, 1919 के कानून के मुकाबले काफी कुछ बदला। प्रांतों में डायर की खत्म हो गई और उन्हें ज्यादा आजादी मिली। ज्यादा लोगों को वोट देने का हक भी मिला। लेकिन एक बात वही रही, केंद्र में जो असली ताकत थी वो अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी। ये बड़ी अजीब बात है कि जिस साइमन कमीशन का इतना जबरदस्त बहिष्कार हुआ, उसी की वजह से जो 1935 का कानून बना, उसकी विरासत आज तक हमारे साथ है। इसी 1935 के एक्ट के तहत 1937 में पहली बार प्रांतों में चुनाव हुए। इन चुनावों ने भारतीयों को पहली बार लोकतंत्र का असली स्वाद चखाया। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। ये पहली बार था कि भारतीय बड़े पैमाने पर खुद अपनी सरकार चला रहे थे। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि इस कानून में बहुत सारी खामियां थीं। गवर्नर के पास अभी भी बहुत ज्यादा ताकत थी, केंद्र में कोई जिम्मेदार सरकार नहीं थी। लेकिन फिर भी इसने एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जो आगे बहुत काम आने वाला था। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। जब भारत आज़ाद हुआ और हमारे नेता अपना संविधान लिखने बैठे, तो उन्होंने 1935 के इसी एक्ट के कई हिस्सों को, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशरी का सिस्टम, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबको लगभग वैसे का वैसा ही अपने नए संविधान में अपना लिया। तो साइमन कमीशन की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? एक ऐसा कमीशन जिसे